कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में 3 बड़ी घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी और कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसे तमाम, जनरल वी.के. सिंह, ऐसे तमाम बड़े महारथी नाम, रीता बहुगुणा जोशी, क्या भाजपा उनको दोबारा टिकट देने जा रही है या उनके स्थान पर कोई नया चेहरा होगा? अगले 48 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यह निर्णय सार्वजनिक कर देगा। एक तो यह बड़ा घटनाक्रम। उत्तर प्रदेश की जो कोर कमेटी है, जो इस राज्य का नेतृत्व है भाजपा का, उसने अपनी संस्तुति दिल्ली को भेज दी। कल दिल्ली उस पर बैठक करके फैसला ले लेगी। तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा के ये जो 24 सीटें बची हैं, इनमें कौन लड़ेगा। और इन जो जिनके चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये महारथी दोबारा से टिकट पा रहे हैं कि नहीं। एक दूसरी घटना, कुछ क्वार्टर्स से यह प्रचारित किया गया कि 9 तारीख को यानी परसों एक बड़ा राजनीतिक धमाका होगा जिससे पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन आने की स्थिति बन जाएगी। कहा गया कि श्रीमती सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाकर उनकी उपस्थिति में मायावती जी को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगी और मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। ये खूब चली, दूर दूर तक चली। जिम्मेदार लोगों ने भी इस पर चर्चा की। लेकिन आज अखिलेश यादव से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत साफ, बिल्कुल 2 टूक कहा, अब कोई गठबंधन नहीं, अब जनता के बीच जाने का समय, चुनाव लड़ने का समय, लड़ाने का समय, अब गठबंधन की बात खत्म। यानी अखिलेश यादव की तरफ से दरवाजा बंद, कोई गठबंधन मंजूर नहीं उन्हें। और तीसरा घटनाक्रम जो मुझे दिख रहा है राजनीतिक, वो ये कि हैदराबाद वाले ओवैसी हाथी वाली पार्टी के साथ जुगत भिड़ा रहे, कुछ बात बन सकती है। बीएसपी और ओवैसी की पार्टी, इसकी संभावनाएं परवान चढ़ रही हैं। ओवैसी और मायावती एक मंच पर, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, डीएम, डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम, होगा नहीं होगा ईश्वर जाने, लेकिन ना राजनीतिक हलकों में इस पर सुगबुगाहट है। ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हर घटनाक्रम और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजनीति के किसी कोने में कोई घटना घटे, उसका असर बाकी कोनों पर भी पड़ता है। किसी दल में कोई एक घटना घटती है तो उसका असर सीधे न सही, प्रकारांतर से ही सही, दूसरे दलों की रणनीति पर भी पड़ता है। अगर मान लीजिए कि मेनका गांधी का टिकट दोबारा नहीं होता तो मेनका जी के संसदीय क्षेत्र में विपक्षी दलों की रणनीति भी बदलेगी। इसलिए मैंने कहा कि हर घटना
समूचे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 घटनाक्रम हैं ये कितने अहम हैं और इनका चुनाव की केमिस्ट्री पर कितना और कहां तक असर पड़ेगा। पहले रिपोर्ट देखिए। कि जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। लोकसभा चुनाव की सियासी महाभारत में सभी दलों ने अपने अपने तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। इधर यूपी की 80 सीटों वाले चक्रव्यूह के लिए भी चाल चली जा रही है। बीजेपी पहले दांव में पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं देश की नजर अब दूसरी लिस्ट पर जमी है, क्योंकि इस लिस्ट में कई दिग्गजों का टिकट दांव पर है। देखिए 51 के 51 सीटों पर बीजेपी की सूची आई है। सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। दरअसल 80 सीटों के रण में 6 सीट सहयोगी दलों को दी हैं। 74 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। ऐसे में कुल 24 सीट बाकी हैं। इन सीटों के लिए आला कमान ने भी यूपी से नाम मांगे थे। 6 मार्च को मंथन के बाद कोर कमेटी ने इन सीटों पर 3-3 नामों का पैनल भेजा है। इन्हीं 24 सीटों का सस्पेंस बीजेपी के नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, क्योंकि खबर यही है कि इस दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम कट सकते हैं, जिनमें मेनका गांधी से लेकर वरुण गांधी तक, वीरेंद्र सिंह से लेकर वीके सिंह तक, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर संघमित्र मौर्य तक, रीता बहुगुणा जोशी से लेकर संतोष गंगवार तक, मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल से लेकर सहारनपुर तक कई नेताओं के सियासी भविष्य पर संकट है। हालांकि आखिरी मुहर अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही लगेगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। वहीं बीजेपी के साथ साथ इस दूसरी लिस्ट पर विपक्षी खेमे की भी नजर जमी है। सपाई खेमे में मैनपुरी और आजमगढ़ सरीखी कई सीटों पर बीजेपी की लिस्ट देकर रणनीति बनाने की खबर है। तो वहीं कांग्रेसी कुनबे में भी अमेठी और रायबरेली को लेकर गांधी परिवार के चेहरे पर ही चर्चाओं की चकल्लस है। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दंगल में उत्तर प्रदेश का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी खेमे से 2014 की सत्ता के कई महारथी 2024 के इस भंवर में फंसते दिख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी उलटफेर की रणनीति में उलझा है। ऐसे में सवाल यही है कि दूसरी लिस्ट में किसकी खुलेगी किस्मत और किसके लिए सियासी संकट। चुनाव में पहला बड़ा पड़ाव होता है कि टिकट मिले और उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है कि जीतें। अभी तो गाड़ी पहले पड़ाव पर अटकी है अच्छों की। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक यादव जी का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विकास जी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुशील पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुशील पांडे जी का बहुत स्वागत। सुशील जी, हाँ जी, मैंने 3 घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में उनका उल्लेख किया।
एक तो बीजेपी के बड़े टिकट अभी अटके हैं, जी रायबरेली से कौन लड़ेगा, आजमगढ़ से कौन लड़ेगा, मैनपुरी से कौन लड़ेगा, ब्रजभूषण का क्या होगा, मेनका का क्या होगा, वरुण का क्या होगा, संघमित्रा का क्या होगा, आदि आदि। एक तो ये चैप्टर। दूसरा चैप्टर कि बड़ी संजीदगी से कहा जा रहा था, तारीख बता दी गई थी कि सोनिया जी अनाउंस करेंगी कि मायावती प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगी, और ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे कह रहे हो, ऐसा वो लोग कह रहे जो सांसद रहे, जिनने किताब लिखी। क्या अखिलेश यादव ने उसको आज स्पष्ट रूप से नकार दिया कि कुछ नहीं, ये सब बात कुछ नहीं, चुनाव में जा रहे हैं। और तीसरी सुगबुगाहट है मायावती और ओवैसी एक साथ। ओवैसी सोच रहे मैं भी हाथी पे बैठ जाऊं। कैसे देख रहे हैं तीनों घटनाक्रमों को सुशील जी? जी अमिताभ जी, अभी जो 3 घटनाक्रम की आपने बात किया, पहला महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार अपने लिए लक्ष्य तय किया है उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने का, और पूरे देश में एनडीए गठबंधन 400 सीटों का लक्ष्य अपने सामने रखा है, तो वह इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और उसके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक 80 सीटें हैं, वहां पर आपकी चुनावी समीकरण बेहतर हों। तो जिस प्रकार से छोटे छोटे दलों से भी सहयोग लिया गया है, और अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और सभी प्रकार के जाति समीकरण और अन्य सभी समीकरण बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक नया विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया है, और उनका कहना है कि हमारे लिए जो 4 नई जातियां हैं, उसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं और गरीब हैं। तो निश्चित रूप से जो जाति पर आधारित राजनीति है, उसके विमर्श को बदलने का जो प्रयास किया गया है, वह तभी सफल होगा अमिताभ जी, जब आप ऐसे साफ सुथरे कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे और उससे यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि यह केवल एक चुनावी नारा नहीं था, चुनावी बात नहीं थी, बल्कि ऐसे कोई भी जो विवादित चेहरे हैं उनसे हमने दूरी बनाई है। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है अलायंस का, तो खासतौर पे जो देखिए बिहार की घटना हुई, उससे निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है उसको धक्का लगा है, और अभी उनके क्या समीकरण होंगे और गठबंधन में कौन कौन शामिल होगा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का प्रयास किया है अपने कैंडिडेट पहले घोषित करके। जी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो अभी नए गठबंधन की चर्चा सामने आ रही है, तो राजनीति में कभी संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, और कोई भी राजनीतिक दल अपने लिए जो बेहतर समीकरण देखता है, और खासतौर पे पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का जिस प्रकार का अनुभव रहा, और उसके बाद जिस तरह से उनके संबंधों में कटुता पैदा हुई है, तो उससे चूंकि समाजवादी पार्टी को किनारे करके उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विपक्षी गठबंधन अभी आज की स्थिति में नहीं बन सकता है। ठीक है प्रोफेसर सुशील पांडे। ठीक, पांडे जी ने कहा कि भाई एक नया विमर्श खड़ा करने की कोशिश, हाँ कोशिश है, लेकिन माइल्स टू गो, बहुत लंबा चलना है। अभी वो चीज जमीन पर नहीं आ रही, अभी मंच पर है। मंच से जमीन तक में 10 साल लग जाते हैं। मंच और जमीन के बीच में दूरी तो 7-8 फुट की होती ऊंचाई की, लेकिन 10 साल लग जाते हैं चीज को नीचे आते आते। अभी भी अशोक पांडे जी बैठे हैं, अशोक यादव जी बैठे हैं, पूर्वांचल के जात के समीकरण को जानते हैं। अभी भी नोनिया ही राजपूत है, दारा सिंह इसीलिए मंत्री हैं। अभी भी राजभर मंत्री बने ना, इसलिए मैंने कहा मंच से है, मंच से जमीन पर आने में 10 साल लगेंगे। शायद तब तक पीढ़ी ही बदल जाए भारत की राजनीति की, तब कहीं जाके ये आ जाए। आज नहीं आ रही। मैंने तो टिकटों को फाइनल होते सब दलों में देखा है। उम्मीदवारों के बायोडेटा देखे हैं। इससे कोई दल अछूता नहीं, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोकदल, कोई दल अछूता नहीं। क्या जाति नहीं, गोत्र तक लिखा जाता है बायोडेटा में, और उसे हाइलाइटर से हाईलाइट किया जाता है। पांडे जी, क्या अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा भैया? यादव जी, लिखा जाता है ना, और जब बुलाता है नेता तो उसको बताया जाता है कि घोसी इतने और कमरिया इतने और हम कमरिया हैं, इसलिए हम जीत सकते हैं। नहीं, सच्चाई यही है। मंच क्या कह रहा मैं नहीं जानता, सच्चाई है। अशोक यादव जी, अच्छा आप लोगों ने इस
बात की पड़ताल की कि ये अटकल है या चटकल है, कुछ भी है, लेकिन ये उठी कहाँ, क्यों और कहाँ से, कि तारीख भी बताई गई, जगह भी बताई गई, चेहरा भी बताया गया कि सोनिया जी अनाउंस करेंगी कि मायावती जी गठबंधन में आ गई हैं, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगी। नहीं, आज अखिलेश यादव को उसका खंडन करना पड़ा और तीखे अंदाज में कहना पड़ा कोई गठबंधन नहीं, अब चुनाव में जा रहे हैं हम। अब जमीन पर बात करेंगे। अशोक जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात की, क्योंकि चुनाव में समय बिल्कुल नहीं बचा है। सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग सारे दल वाले फाइनल कर लिए हैं, तो अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ होने की संभावना बड़ी क्षीण है। लेकिन इसके अलावा भी राजनीतिक संभावनाओं का द्वार की बाजार है। अब बहुत सारी संभावनाएं तमाम ऐसे वक्त पे ट्विस्ट होता रहता है। अभी आपको बिहार का प्रकरण याद होगा, जो माननीय अमित शाह जी ने कहा था, नीतीश बाबू आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो राजनीति में दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अब समय नहीं है। दूसरी बात, जो आपने दिग्गजों की बात की, तमाम दिग्गज हैं ऐसे वैसे। देखिए, कुछ ऐसे दिग्गज हैं अमिताभ जी जो दिख नहीं रहे हैं, वो भी दिग्गज हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तौर पे संवैधानिक संस्थाओं में इम्प्लांट है। वो दिग्गज जब मार्केट में आएंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि जो हम अपने ईमान धर्म को बेच करके भारतीय जनता पार्टी के लिए उस संवैधानिक संस्था में काम कर रहे थे, क्या हमें उस काम का रिवार्ड भारतीय जनता पार्टी देगी कि नहीं। और दिग्गजों में आपने अभी पश्चिम बंगाल में जुडिशरी का एक देखा होगा उदाहरण। तो इस तरह के स्लीपर सेल में भी बड़े बड़े दिग्गज हैं जो मार्केट में दिखेंगे। अभी जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होगी इसके बाद, वो दिग्गज भी दिखेंगे जो नहीं दिख रहे हैं मार्केट में अमूमन। तो इस तरह की दिक्कतें हैं मार्केट में कि किस तरह से समस्या आने वाली भारतीय जनता पार्टी को टिकटों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे टिकट वापसी गैंग भी चल रहा है। एक तरह से आप भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे, पवन सिंह जो टिकट वापस किए, जो गौतम गंभीर जी टिकट वापस किए, अभी जो है उपेंद्र सिंह जी वापस किए बाराबंकी से, तमाम बातें हैं। तो एक टिकट वापसी गैंग भी सक्रिय हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, जो टिकट वापस कर रहा है। ठीक है, उसको ये लग रहा है डूबती जहाज होने जा रही है, हम निकल। ठीक है यादव जी, अब आप रुक जाओ, मैं विकास श्रीवास्तव के पास चलूंगा, फिर अशोक पांडे के पास आऊंगा। भाई, आप क्या चाहते थे, रावत को लड़वा देती भाजपा, तो भी आप छत पर खड़े होकर चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते और वीडियो दिखाते। ये तो शर्म सबके पास होनी चाहिए भाई। मैंने पहले दिन कहा था, मैं इस बात के पक्ष में खड़ा हूं। थेतरई, तो क्या आप थेतरई के पक्ष में हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के वीडियो जारी होते रहे, फिर भी भीड़ तुम बढ़े चलो, चुनाव लड़े चलो? ये नैतिकता है तो अच्छी बात, इसमें क्या समस्या है? क्यों सब में होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी अपने चेंबर में जज बनाए दे रहा है, उसकी सीडी आ जाए और फिर भी वो राजनीति में लड़ता रहे। ये नहीं होना चाहिए। अशोक जी, ये मर्यादा तो रहनी चाहिए। नहीं, आपकी पार्टी के, आपके शहर के आजमगढ़ के बड़े ठाकुर साहब थे जो पार्टी चलाते थे, नहीं, उनकी ऑडियो वीडियो दोनों आई थी ना। उन्हें कहा मेरे ठेंगे पे, क्या फिर भी वो पार्टी चला रहे थे? अशोक जी गलत तो नहीं कर रहे? यादव जी बताओ, आपके इलाके के थे क्या? उनकी ऑडियो भी आई, वीडियो भी आई, मैंने दोनों देखी सुनी। क्या उनने के मेरे ठेंगे पे है, क्या टिकट तो मैं फाइनल करूंगा, सपा में कौन क्या करेगा कि नहीं, क्या और लेक्सस गाड़ी भी चलूंगा मुंह से हट के, क्या कर लोगे? उस थेतरई से तो अच्छा है टिकट वापस कर दे आदमी। इसलिए उपेंद्र रावत का निर्णय मेरे लिए अच्छा है। राजनीति में सब लोग इस कम से कम इतनी मर्यादा का तो पालन करो यार। आपके क्रियाकलाप चौराहे पर फूट रहे, भांडा फूट रहा, तो कम से कम पीछे तो हट जाओ। इसलिए स्वागत करिए, उसमें ज्यादा थेतरई मत करिए। विकास श्रीवास्तव जी, अच्छा, आप लोगों ने भी पड़ताल की होगी कि आखिर ये बवाल कहां से आया जो देश भर में चर्चा का विषय बना कि तारीख बता दी। अच्छा, छोटे मोटे आदमी नहीं, वो खिलाड़ी हैं, सिस्टम को जानते हैं, एक प्रधानमंत्री के नजदीकी रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, किताबें लिखी, जिन किताबों में उन्होंने सोनिया जी पर विस्तार से लिखा है। तो ये जब उनने कहा तारीख बता दी, हंगामा मच गया। बोले अब तो हो गया, मायावती जी इंडिया गठबंधन की नेता घोषित हो रही है। आप लोगों ने पड़ताल की कि ये कहां से आया शोषा?
विकास जी। अमिताभ जी, राजनीति में कोई भी दोस्ती दुश्मनी स्थायी नहीं होती है। समीकरणों का संभावनाएं हमेशा उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं और बेमेल समझौते भी देखे गए हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वैसे समझौते भी राजनीति में देखने को मिले। और आज जो समय की मांग है, जिस तरीके से भारतवर्ष का संविधान खतरे में देखा जा रहा है और खास तौर से अल्पसंख्यक और दलित समुदाय जिस तरह से देख रहा है, उसके संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरीके से हनन हो रहा है, उसका असर भाजपा के लोगों को भी दिखाई पड़ रहा है। जहां जहां ईडी नहीं भेज सकते हैं, वहां वहां सीडी कांड हो रहा है। और ऐसे माहौल में अगर एक जिम्मेवार पत्रकार है, आपने उनका एक्सपीरियंस बताया, जनता ने देख सुना, सब जानते हैं, और उनके अनुभवों को उन्होंने साझा किया, और पत्रकार का व्यूज भी सुनना है। इस देश को आपका, पत्रकारों का, आप जैसे अच्छे लोगों का, सबका व्यूज हमें चाहिए। संभावनाएं बनी हुई हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक बात जी। विकास जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संभावनाएं रहती हैं, संभावनाएं हैं, उनको नहीं नकारते। अशोक पांडे जी, जहां से बात विकास श्रीवास्तव ने खत्म की, वहीं से बात शुरू करते हैं। ब्रजभूषण लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मेनका लड़ेंगी कि नहीं, वरुण लड़ेंगे कि नहीं, मस्त की टिकट होगी कि कट जाएगी, राजेंद्र अग्रवाल लड़ेंगे कि नहीं, बीके सिंह की जगह अनिल जैन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, सब छोड़ दो। नहीं, अगर मायावती इंडिया गठबंधन की नेता घोषित हो जाएंगी, जिसको कांग्रेस नकार नहीं रही, कह रही नहीं, संभावना कुछ भी हो सकती है, तो राजनीति में कुछ तो जुम्बिश आएगी। नहीं, उसकी धुरी थोड़ी तो घूमेगी। मैं ये मान नहीं सकता ना कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। नहीं, देखिए, सही है कि राजनीति में संभावनाओं का खेल है जी, कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, ही बिल्कुल सही बात है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग एमपी रहे हैं, 2-2, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी ने एमपी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी हाईकमान कौन सा निर्णय लेगा ये तो मुझे नहीं मालूम। ये अलग बात है कि अगर किसी का टिकट भी कटता है तो कोई नाराज की बात नहीं है। 3-3, 4-4 बार कोई एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, मिलता भी है। बहुत लोगों को हर पार्टी यही करती है कि फला का टिकट काट के, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। ये अलग बात है कि अभी हाईकमान कौन सा निर्णय लेगा ये हम लोग नहीं बता सकते। हाईकमान जो भी अच्छा पांडे जी एक बात हमसे कोई कह रहा था आज कि इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि ब्रजभूषण को टिकट न दे, केतकी सिंह उनकी पत्नी को लड़ा दे, ये लड़के को लड़ा दे, तो मतलब नाक घुमा पकड़ ले तो थोड़ा प्रतिष्ठा भी बच जाएगी और नाराजगी भी नहीं होगी। देखिए, ये तो निर्णय हाईकमान को करना है। और दूसरी बात है कि इस तरह का निर्णय तो लगातार कई जगह होता रहा है। सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी किसी मुद्दे पर चला जाता है, तो लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में गए तो अपनी पत्नी को सीधे ठीक, समझ गया पांडे जी, आप समझ गया, अभी तो इशारा काफी है जी। मेरा मानना है कि अभी ये हाईकमान क्या तय। पांडे जी सब भाई देखो पांडे जी, सब दो बातें हैं, सारे फैसले हाईकमान करेगा, चाहे आपका हो चाहे विकास का हो, ठीक। और आप एक और पार्टियों के भाग का निर्णय जनता करेगी। इस ध्रुव सत्य में तो कुछ है नहीं, किंतु परंतु तो तब तक टीवी बंद कर दे, जब रिजल्ट आ जाए तभी खोले। नहीं, देखिए, हमने चर्चा तो रहेगी ना मालिक। नहीं, बिल्कुल चर्चा है। राजनीति में चुनाव के दौरान तो इस तरह की चर्चा होती रहती है। चुनाव के दौरान पहले कई शब्दावली भी अखबारों की भी थी, चैनलों भी आता था, आया राम गया राम, फलाना राम। जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था। चरण सिंह जी कहा करते थे, अशोक यादव जी, चरण सिंह जी कहा करते थे, सियासत में चर्चा, पर्चा और खर्चा तीनों दुरुस्त रहने चाहिए। तो चर्चा नहीं होगी तो क्या होगा, सत्संग होगा क्या? खैर, अशोक पांडे जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था, आपने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्या आपको लगता है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और इंडिया गठबंधन का चेहरा हो सकती हैं प्रधानमंत्री पद के लिए?
हमने आपसे बताया भाई साहब कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कौन अस्थायी दोस्त है, दुश्मन। अभी अस्थायी दुश्मन थे, उन्हें सर्किट हाउस में निपटाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग एक बार फिर समझौता कर लिए था, आपको याद होगा। मेरा ये कहना है संभावनाएं का खेल है। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पांडे जी एक आध दूसरों के लिए भी छोड़ देते नहीं। देखिए हम तो इतना लक्ष्य तो रखो भाई, ऐसा भी ना करो। ठीक है अशोक भाई, आएंगे आपके पास, आएंगे दोबारा में आएंगे। सुशील पांडे जी, मैं फिर लौटता हूं गंभीर प्रश्न पर। अगर लगा रहा हूं, मैं नजूमी तो हूं नहीं, और सोनिया गांधी और मायावती जी के अलावा कोई बता भी नहीं सकता देश में, यह भी तय है जी। लेकिन अगर पर चर्चा तो करनी होगी। जी। अगर मायावती और इंडिया गठबंधन के बीच में एक रास्ता निकल आए और मायावती जी का हाथी भी इंडिया गठबंधन की हवेली में दाखिल हो जाए और बहन जी उसकी नेता हो जाएं, आप देश में क्या परिवर्तन देखते हैं राजनीतिक समीकरणों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश? हालांकि मैं तो कहता हूं अगर बहन जी का ये प्रयोग रहेगा तो ये देश के और भी करीब 5-6 राज्य हैं जहां कम ज्यादा असर डालेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन असर जरूर डालेगा खासतौर पर। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश में क्या असर दिखता है आपको अगर ऐसा हो गया? मैं नहीं कह रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, चूंकि कांग्रेस ने भी उसका खंडन नहीं किया और ना मायावती की तरफ से उसका कोई खंडन आया। जी अमिताभ जी, अभी आज जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है, क्योंकि पार्टी लगातार सत्ता में रही, मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री रही और उनका जमीनी प्रभाव आज भी है। हालांकि दलित वर्ग का मतदाता कई अलग अलग क्षेत्रों में लाभार्थी के रूप में अन्य दलों के पास भी गया है, लेकिन आज भी जो उनका कैडर वोट है, बेस वोट बैंक है, वो मजबूत है। तो अमिताभ जी देखिए, जो पहला प्रभाव पड़ेगा, इंडिया गठबंधन मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में आगे रहेगा, क्योंकि उससे यह संदेश जाएगा कि हमने दलित चेहरे को आगे बढ़ाया और जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस जिसकी बात करता रहा, आदिवासियों के, दलितों की, गरीबों की, तो उसके खिलाफ एक मजबूत एजेंडा जरूर आ जाएगा। ये पहला महत्वपूर्ण इसका प्रभाव दिखेगा। दूसरा अमिताभ जी, जो प्रभाव दिखेगा उत्तर प्रदेश में, पिछले चुनाव में भी ऐसा दिखा कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी 18 से 20% वोट उसके पास प्रभावशाली रूप से हैं, और जैसे ही वो किसी गठबंधन में शामिल होंगे तो ऐसे ढेर सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए जो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, वो गठबंधन की ओर या बहुजन समाज पार्टी की ओर आने शुरू हो जाएंगे। उसका एक अलग प्रभाव दिखेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि चुनावी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है पांडे जी, ठीक है सुशील जी, ठीक है। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, जो बातें प्रोफेसर साहब ने बताई वो तो ठीक है, मेरी समझ ये कहती है सबसे बड़ा असर जो मैं देख रहा हूं वो ये होगा, मायावती, अभी खड़गे जी को आप नेता घोषित कर दो, खड़गे जी की तमाम व्यक्तिगत हमले उन पर होंगे, जो भी नेता बने उस पर, सोनिया जी रहे उन पर भी होगा। मायावती इस देश में वाहिद इकलौती राजनेता हैं जिन पर आप वो एक सीमा से आगे जाके हमला नहीं कर पाएंगे। ये जान लिख लीजिए मेरी बात, कोई हो, वो जीतेंगी हारेंगी वो मायावती जाने, बसपा को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कुछ जोशी नहीं, लेकिन अखिलेश यादव पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हो सकता है, लेकिन मायावती पर एक सीमा के आगे आप शब्दबाण नहीं चला सकता कोई पार्टी हो। ये अब क्या क्यों है कैसे सब जानते हैं। अशोक यादव जी, मामला धीरे धीरे उधरी जाता दिख रहा भैया, क्या खटोला वहीं बिछेगा और वहां खटोला बिछेगा, तो फिर आप बाकी जो होगा वो तो ईवीएम से पता लगेगी ना, आपकी पार्टी और आपके नेता के लिए तो असहज स्थिति पहले दिन हो जाएगी। अशोक जी, गलत तो नहीं कह रहा भैया? यादव जी, अमिताभ जी, असहज स्थिति वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन में जब आए तभी इस बात को मान के आए थे कि इसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विरोध के दल हैं सब लोग उसमें समाहित, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है और इसमें अगर कोई भी दल हो सकता है कि हमसे एक 30 सेकंड, एक मिनट, एक बात, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बसपा के कैंडिडेट भाजपा के लिए फील्डिंग करते हैं, भाजपा को मजबूत करते हैं, भाजपा के लिए फील्डिंग करते हैं बसपा के कैंडिडेट।
अखिलेश यादव ने आज कहा है। पुरानी कहानी छोड़ दीजिए, इसलिए मैंने कहा। जी जी जी, देखिए मैं पर्टिकुलर किसी दल की बात नाम नहीं लिया अमिताभ जी, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि इसमें किसी दल के आने या जाने से बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को उससे कोई झंझट नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर दल विशेष की बात करेंगे तो दल विशेष की बात यही है कि 2022 का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए विधानसभा चुनावों का, तो उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो बात 100% सत्य आपको मिलेगी। जो भी टिकट का वितरण हुआ बीएसपी के द्वारा, उन टिकट के वितरण में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। इस बात को न तो आप नकार सकते, न तो हम नकार सकते, न तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो विश्लेषक है वो भी नहीं नकार सकते। तो जो बात सही है, ठीक है यादव जी एक मिनट। विकास श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई नहीं नकार सकता कि बसपा के उम्मीदवार भाजपा के लिए फील्डिंग करते हैं, उसको राहत पहुंचाते हैं, उसको लाभ पहुंचाते हैं। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और वही बात अशोक यादव कह रहे हैं। A to Z एक ही स्वर है जी। नहीं, देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। दोनों का अपना एजेंडा होता है और राष्ट्रीय स्तर पर बहन जी जिम्मेदार नेता हैं और अखिलेश यादव जी भी जिम्मेदार नेता हैं। और दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। एक प्रदेश की आंतरिक राजनीति और एक देश की राजनीति के विषय में बात होगी तो लोगों को तय करना होगा। इस देश में मैंने कहा ना कि एक तरफ बात हो रही है कि नफरत और विघटन कैसे किया जाए और सत्ता कैसे हासिल बचाई जाए, सरकार मोदी सरकार कैसे बची रहे। और इसमें सबसे ज्यादा हमला अगर किसी पे हो रहा है तो अभी अल्पसंख्यक समुदाय का नाम लिया जाता है, बुलडोजर की राजनीति की जाती है, पर सबसे बड़ा नुकसान इसके बाद जिसको होने जा रहा है वो बाबा साहब का जो संविधान है उसको लगातार बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए इस देश का अल्पसंख्यक और दलित चिंतित है और इस चिंता के लिए बहन जी को और अखिलेश यादव जी को, कांग्रेस को सोचना चाहिए और सोचना तो बीजेपी को भी चाहिए था। ठीक है विकास जी, अभी रुको। विकास जी ने कहा आगे बात, अब रुकना होगा, आगे बात। विकास श्रीवास्तव ने कहा कि भाई राज्य की राजनीति अलग होती है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, राष्ट्रीय राजनीति अलग होती है। मैं उनके मतलब कांग्रेस पार्टी के कंजम्पशन के लिए एक ऑफिशियल बयान सपा का रख देता हूं ताकि सनद रहे। हो सकता है उनकी निगाह में ना आया हो, भूल गए हो, लेकिन मेरी मेमोरी थोड़ी इस मामले में गड़बड़ है। वो वक्त पर वो चीज़ जरूर उसके मेरे दिमाग में पहुंच जाती है। जब आजमगढ़ हारे समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन में धर्मेंद्र यादव, तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक वक्तव्य जारी हुआ। मैं उस वक्तव्य को अपनी स्मृति से उद्धृत करता हूं कांग्रेस के संज्ञान के लिए। अशोक यादव जी को तो पता ही है उनको क्या संज्ञान दिलाना। समाजवादी पार्टी ने कहा 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार 4 चुनावों से सपा को हराने की सुपारी भाजपा से लेकर काम कर रही है। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। इसमें राष्ट्रीय राजनीति में आ गई, इसमें मोहल्ले की राजनीति भी आ गई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आ गई, इसमें ग्राम प्रधानी चुनाव भी आ गया, इसमें लोकसभा का चुनाव भी आ गया, सब शामिल हो गया। 1914 से लेके और ये बाई इलेक्शन तक बसपा सुपारी किलर है। ये अशोक यादव ने नहीं कहा था, समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली कहा था। इसलिए मैंने निवेदन किया। बाकी तो संभावनाओं के द्वार खुले, अभी नहीं आएंगे विकास, संभावनाओं के द्वार खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे, ये यूनिवर्सल बात है। अशोक पांडे जी, इस बात को ये कह के खारिज करना ठीक नहीं होगा कि ठीक है भाई वो दूसरा दल है, दूसरा गठबंधन है, वो कुछ भी करें। मैंने शुरुआत में कहा था कोई भी बड़ी घटना राजनीति में होती है किसी के आंगन में तो वो दूसरे के आंगन के भी बर्तन हिला देती है। नहीं, खटिया खटोला दूसरे के घर का भी हिलता है ना। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा होता है कि बीएसपी और इस गठबंधन में आती है, बीएसपी आती केवल नहीं, मायावती को अब प्रोजेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर, तो आपको क्या लगता है एक दलित प्राइड का एक मोमेंटम बनेगा?
वो आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा अशोक जी? देखिए, राजनीति में तो चुनौती रहती ही है और चुनौतियों से सामना भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मेरा ये मानना है अगर पे राजनीति नहीं होती, अगर जो होगा तो उसकी स्थिति बदलेगी हम लोगों के भी। लेकिन ये तय है कि निश्चित तौर पे अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के साथी, जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे 2.5 साल जेल में चले गए। आज संभावना यहाँ ही हो गए कि 20,000 रुपया लोकतंत्र सेनानी का पेंशन भी ले रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक जब राजनीति का चरित्र आ जाता है कि 20,000 लोकतंत्र सेनानी का लेंगे भी, 2.5 साल जेल में कांग्रेस ने दिया, लेकिन सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हो जा रहे हैं, तो राजनीति में संभावनाएं बहुत है। ये अलग बात है कि हम लोग हर इस तरह की राजनीति का काट रखते हैं और हम उसके खिलाफ निश्चित तौर पे। अच्छा, मतलब आपने भैया पांडे जी, आपने भी वैक्सीन बनने दे दी है या बना ली है? वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया या बना लिए पहले ही? देखिए, वैक्सीन इसलिए हमने बनाया है कि हमने जब कोई भी योजना हमारी आई, न हमने अगड़ा देखा, न पिछड़ा देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा। सारी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला है, धनजन हो, जी ये सारी बातें ठीक, लेकिन देखो भाई हमारे साथ ये ओम प्रकाश राजभर किसी योजना में है, दारा सिंह किसी योजना में है, ठीक है, सब वो ही करते हैं, आप भी वही करें, इसलिए छोड़ो। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर छोड़ो कि कौन पार्टी है जो अगला पिछड़ा नहीं देख रही। मुझे उस पार्टी का नाम बताओ, मैं अभी चेहरा दिखा दूं उसको। उस नेता का नाम बताओ जो फर्जी बोले ना। सब देख रहे हैं अगला पिछड़ा भैया। कोई भी दल गठबंधन करता है और गठबंधन हमारा चुनाव से पहले गठबंधन और लगातार हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं। दारा सिंह तो पार्टी में ही रहे हैं, फिर अपने घर वापस आ गए हैं, सामान्य सी बात है। आ गए तो निश्चित तौर पे हमारे हिस्सा हो गए, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए थे तो हमें गाली देते थे, आज हमारे साथ है। भाई सबके राजनीति करने का अपना अलग तरीका है। ठीक है, उनको गाली देनी है, चाहे इनको दिलवाओ चाहे उनको दिलवाओ, वो तो जहां रहेंगे देंगे, अच्छी बात है, स्वागत है उनकी गालियों का भी। राजनीति तो इसी को कहते हैं भैया। उनकी गाली खाने के लिए लोग तरसते, इधर वाले भी उधर वाले भी। क्या डाल पीला गमछा दे ही रहे गाली, हाथ से दे रहे। काशी राम उनको सिखा गए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ओम प्रकाश की ट्रेनिंग कहां हुई। सुशील पांडे जी, काशी राम की स्कूल में उनकी ट्रेनिंग हुई है। उनकी और सोनेलाल पटेल दोनों की ट्रेनिंग काशी राम के यहाँ स्कूल में हुई थी। इसलिए ये मसला ये है। पहले वो टेम्पू चलाते थे, सोच लीजिए उन कितना फर्टाइल है ओम प्रकाश राजभर। क्या आज उन्होंने क्या कहा कि थाने जाना हो तो सफेद गमछा मत डालना, पीला गमछा डालना, दरोगा को तुम्हारे में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिखेगा। और हमसे ज्यादा कौन माइका लाल पावरफुल है। उनने पावर का भी डबल डोज दे दिया। आज इस राजनीति है ना। ये बात अशोक पांडे, अगर ओम प्रकाश राजभर का नाम ओम प्रकाश पांडे होता तो वो ऐसा नहीं बोल सकते थे। अब बोलते तो भाजपा उनको कान पकड़ के बाहर कर देती। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा। ये राजनीति तो है। सुशील पांडे गलत तो नहीं कहा मैंने। जी ये बात दिनेश शर्मा नहीं बोल सकते ना। जी दिनेश शर्मा नहीं बोल सकते ना ये बात। ओम प्रकाश भाई बोल सकते कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, मुझसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ललकार के बोलो। और जब पुलिस तुम्हारे पीछे भागे ढूंढने के लिए तो नेता बन जाओ, पुलिस सलूट मारेगी। ऐसे सदवचन चुनाव की वक्त पर कोई और बोलता तो उसको टाइट कर दिया जाता कि नहीं। सुशील जी गलत तो नहीं कर रहा। जी अमिताभ जी, देखिए अभी चूंकि ओम प्रकाश राजभर जी लंबी प्रतीक्षा के बाद अभी चूंकि गठबंधन में पहले शामिल हो गए थे, लेकिन मंत्री पद अभी जल्दी ही मिला है। और अभी भी न्यूज आ रही है कि उनके बेटे को घोसी से टिकट दिया गया है। तो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कि हमारी भी अब सत्ता में भागीदारी है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके चुनाव में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अमिताभ जी जो एक
राजनीति की गरिमा होती है और जो एक मर्यादा तो होती है पांडे उसका जी, निश्चित रूप से गरिमा ध्यान छोड़ो, रखना चाहिए। गरिमा छोड़ो भाई, मैं इन बातों में कतई मेरी मन ही नहीं लगता। लोकतंत्र, संविधान, गरिमा, दिस दैट, ऊपरी ऊपरी बातें क्यों करते हो सब लोग? अंदर कर वो ही रहे हो, खेल कांटा यार सब। क्या काय का ड्रामा? सीधी बात बोलो ना कि भाई हम चुनाव लड़ने आए, सब छल छद्म करेंगे। सुशील जी, गलत तो नहीं कहा? जी अमिताभ जी, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को जो संदेश देना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि इस तरह की गरिमा और आदर्शों को बनाए रखें, क्योंकि लोकतंत्र में केवल सत्ता प्राप्त करना और सत्ता का उपयोग करना नहीं ना भैया ना, सुशील पांडे जी, मैं यहां आपकी बात से सहमत नहीं। जयंत चौधरी ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या जी, कि भाषण देने के लिए, सेमिनार करने के लिए, यात्रा निकालने के लिए राजनीति में थोड़ी ना आए हैं। जनता का काम नहीं होगा तो जनता क्यों हमको वोट देगी? और जनता का काम होने के लिए सरकार चाहिए। सच्चाई यही है। नहीं तो कांग्रेस वहां ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ पर्वत पे जाके नहीं तपस्या करती। अरे मैं 45 साल तो राजा रह लिए, अभी भी रहना है। ये सब बातें तो सुविधा से कही दी जाती कि हम संविधान बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। कौन माई का लाल इतना बड़ा हो गया जो संविधान को खत्म कर दे, और कौन माई का लाल इतना बड़ा जो संविधान बचाएगा? सही बात। संविधान तो खुद ही बचा हुआ है, वो हम लोगों से बचा है, 140 करोड़ लोगों। कांग्रेस से बचेगा क्या? जी बिल्कुल अमिताभ जी, गजब बात है। आजकल जिस वक्ता प्रवक्ता देखो क्या कर रहे हो, बोले संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे। अरे भाई साहब, आप अपना देखो यार। आपको कोई पद मिल जाए हम खुश हैं, बधाई। संविधान तो बचा ही हुआ है, और जब संविधान पर खतरा आया तो बचा कोई नहीं पाया। आम आदमी लड़ा 19 महीने। अशोक पांडे जी ने बताया तो, जो जेल में रहे अब 20,000 रुपया पेंशन भी पा रहे हैं मीसाबंदी की, और कांग्रेस का झंडा भी उठा रहे हैं। यही ना संविधान बच रहा है। सच्चाई यही है ना। एटा मिटावा फरुखाबाद मैनपुरी 20,000 रुपया भी ले रहे हो, और कांग्रेस जिंदाबाद भी कर रहे हो। बोले आप क्यों कर रहे हो जिंदाबाद? बोले आप संविधान नहीं बचाना हमको। अच्छा जी, संविधान तो बोल नहीं सकता, उसके लिए कुछ भी बोल दो। बोलता होता तो नेताओं को सबसे सॉलिड उत्तर संविधान खुद देता। विकास जी, फिर हम लोग वहीं आते हैं। ये हाइपोथेटिकल बातें हो गई, सैद्धांतिक बातें कि संविधान बचाना है, देश बचाना, सब ठीक ही ठीक है। मूल बात पर लौटते हैं जहां चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस धीरे धीरे उस मनस्थिति में पहुंच रही है कि उसको लग रहा है कि किक देने के लिए पूरे कैंपेन को देश भर में एक बड़े उसकी जरूरत है, जिसको बोलते हैं ना फाइनल वो प्रेशर। तो कांग्रेस को ये समझ आएगा कि अब देश में केवल एक ही बात बचती है, मायावती को आगे कर दो। क्योंकि खड़गे जी हिंदी भाषी भारत में स्वीकार्य नहीं हो सकते, और खड़गे और मायावती के औरा में बहुत अंतर है। खड़गे जी के साथ पूरी सम्मान के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, मायावती का औरा बड़ा है जी। विकास जी, इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया, उसमें आप लोगों ने भी मीडिया के थ्रू में पहले भी तमाम चर्चा थी कि टिकट दिग्गजों का कटेगा, पर मुझे नहीं लगता कि किसी का टिकट कटा जी, बल्कि जिन पर दाग थे उनको भी टिकट मिला है। अजय मिश्रा टहली को भी टिकट मिला है। तो ये बात स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या मुद्दे को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया था, उसकी हवा पूरी तरीके से इस देश की सम्मानित जनता ने इस धर्म और नफरत और जाति का जो विघटन की जो राजनीति थी उसको नकार दिया है। और ऐसे में जो हमने पहले डिबेट के पहले अंश में कहा कि अल्पसंख्यक और दलितों को सबसे ज्यादा चिंता है आरएसएस के इस एजेंडे के खिलाफ एक मंच की, और वो मंच केवल कांग्रेस पार्टी ही उपलब्ध करा सकती है, और उसके लिए समान विचारधारा के सभी लोग एकजुट हैं, और दल ही नहीं आम जनमानस भी इसमें एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला राज्यों में, पर राष्ट्रीय स्तर पे अगर राजनीति देखी जाए तो अल्पसंख्यक और दलितों ने कभी भारतीय जनता पार्टी को अपना मत समर्थन नहीं दिया।
और भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का जो शासन काल था वो पूरी तरीके से अल्पसंख्यक विरोधी होने के साथ ठीक है विकास बाबू, ठीक है, अल्पसंख्यक और दलित आपका फोकस समझ गया। अशोक यादव जी, मैं सिद्धांत वाली बातों में मेरी रुचि रहती नहीं, बुकिश किताबी टाइप की बातों में मेरी रुचि नहीं रहती, मेरी में अंदर कमी है। मैं तो भाई खाटी प्रैक्टिकल बात समझता हूं। एक कल्पना करो अशोक यादव जी, क्या गठबंधन हो गया, मायावती जी आ गई, मंच बना, क्या दिल्ली में चाहे कहीं, ठीक, सबकी कुर्सी अगर 12 इंच की होंगी तो मायावती की 14 इंच की होगी, 12 इंच वाली कुर्सी वो नहीं बैठती, क्या सबसे 2 इंच कुर्सी ऊपर होनी चाहिए, क्या आगे हम होंगे, हमारे पीछे लाइन शुरू होगी। मायावती जी ने अपने जीवन में कभी कोई साथ खड़े होने वाला भी दृष्टांत स्वीकार नहीं किया, पीछे खड़े होने वाला का तो छोड़ ही दीजिए। अशोक यादव जी, इस सच्चाई को तो आप समझ ही रहे हो। मैनपुरी की सभा आपको याद होगी, मुझे याद है, मुलायम सिंह जी मंच पर थे, अखिलेश बाबू थे और बहन जी थी, कुर्सी का साइज याद है आपको, और अजीत सिंह भी थे। हालांकि उनको चढ़ने नहीं दिया था पहले सिक्योरिटी ने, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से चढ़ पाए थे। जी अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, आप कृपया इंडिया गठबंधन में झगड़ा न लगाएं। अलो हम तो सीधी बात करेंगे जब कर रहे भाई, मेरे लिए तो मायावती जी से भी मेरा संपर्क है भाई, सभी अपने हैं भारत में। अब मायावती जी का अपना मन की मौज है, वो ऐसे ही रहती है। हम लोग देखिए विचारधारा यही है कि इंडिया अलायंस में धारा देखो, विचार छोड़ दो महाराज, सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन में जो भी विचार से क्या करोगे, इंडिया गठबंधन में जो भी सहयोगी दल आएगा वो हमारी विचारधारा को आत्मसात करके ही आएगा। ऐसा नहीं कि कोई दल आएगा तो अपनी विचारधारा थोपेगा। सबका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और सबको कैसे कैसे किसको रहना है, किसको कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीजें इंडिया अलायंस के हिसाब से होगी, न किसी पर्टिकुलर दल के हिसाब से। ठीक है अशोक जी। यादव जी रुझान से बड़ा नाम कॉमन हो गया, इसलिए मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अशोक यादव जी एक सेकंड रुकिए, एक बात कह दूं ताकि विकास को भी आगे अगर डील करना पड़े, विकास से मतलब कांग्रेस को, तो वो मेरे आभारी रहेंगे कि अमिताभ जी ने हमको वक्त से पहले बता दिया, ट्रेनिंग हमारी करा दी। अशोक पांडे जी की पार्टी की ट्रेनिंग हो चुकी, अखिलेश जी की पार्टी खूब ट्रेनिंग हो चुकी, हो कांग्रेस की भी चुकी है, मैं गवाह हूं। जितेंद्र प्रसाद ने कराया था अलायंस, जितेंद्र प्रसाद के पिताजी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, अशोक पांडे जी याद है, मैं था वो उस दिन वहां, क्या बच्चे से नजर आ रहे थे सारे कांग्रेसी। कांशीराम आए, उनने 2-4 बातें कही, बोले हमने कांग्रेस को भी कह दिया, ये पीछे लगे थे, ये उनके शब्द थे, बोले बहुत दिनों से हमारे पीछे पड़े थे कि साहब हमको भी साथ ले लीजिए, हमने चलो भाई तुम भी आ जाओ, क्या बोले भाई जितेंद्र प्रसाद बोलेंगे कुछ और मायावती से सुनो, ये उनका शैली है। खैर अशोक यादव जी ने बड़ा गोलमोल घुमाया, लेकिन मैं भी खूंटे से भागने नहीं देता बहस को। विचारधारा फलाना ढिकाना सिद्धांत सब छोड़ दो महाराज, अभी घटना नहीं बताऊंगा, कांशीराम जी के समय की, मायावती जी तो उनकी शिष्या हैं। देश के, पार्टी के नहीं, देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति को जब वो अंदर आ चुके थे कमरे में, मैं वहां था खुद, अशोक पांडे जी, एक लड़के ने, हम भी जूता पहने बैठे, कांशीराम चप्पल पहने बैठे, एक लड़के का बाहर आइए जूता बाहर उतारिए तब अंदर जाइए, क्या देश के बहुत बड़े व्यक्ति को। इसलिए हमको ये ना समझाओ कि सिद्धांत मान के आएगा और विचारधारा और धारा और कौन कौन संविधान और कानून, ना, जूते का क्या करोगे, वहां जूता बचाना मुश्किल है, संविधान बचाने की तो बात की करना अशोक यादव जी, जूता कैसे बचाओगे। मैं तो भाई प्रैक्टिकल आदमी हूं, बुरा लगे जी अच्छा। और एक बात विकास बाबू के लिए भी बता दूं, जो मैंने आंखों देखा उतने बताऊंगा, गूगल वाला नहीं बताऊंगा विकास बाबू, ना, मुझे गूगल से कोई लेना देना नहीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कांग्रेस की तरफ से नाम तय किया गया कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, बीएसपी का समर्थन लेना था। इंदिरा गांधी की बहू, राजीव गांधी की पत्नी, कांग्रेस की मुखिया, सरकार का जो तंत्र था गठबंधन, उसकी चेयरपर्सन सोनिया जी गईं
सामान्यतः इतना बड़ा नेता आता है तो जिसके यहाँ जाता वो भी बाहर आ जाता है लेने। पोर्टिको में भी नहीं आई मायावती जी, सुन लो भैया, अशोक यादव विकास श्रीवास्तव आप दोनों, क्या वो अंदर ही रही, एक लड़का बाहर भेजा, सोनिया जी उतरी गुलदस्ता लेके, वो कमरे में गई मायावती जी के पास, तो मायावती जी ने कहा आओ आओ आओ, ठीक है, लाओ लाओ, ठीक है। क्या वहां धारा और विचार हमने दोनों देख लिए, इसलिए मित्रवत सलाह दे रहा हूं। बाकी तो ठीक ही है, संविधान बचाने की लड़ाई तो अच्छी है, लेकिन जूता बचाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ती है अशोक पांडे जी राजनीति में। पांडे जी आप तो रहे हो उनके साथ गठबंधन में, आपको तो मालूम है तेवर। देखिए कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन रहा है, आपको तेवर भी मालूम है। जी बिल्कुल, हमने तो वहां नहीं कहा था सपा वाले बुआ का अकेले गए या सटाते सटाते बचे सर्किट हाउस में, तो भाजपा न रहती तो बुआ कहाँ रहती है। तो बहन जी भी समझ रही हैं ये लोग कितने हितैषी हैं। नहीं, अरे भाई वक्त पर तो धाराएं बदल जाती हैं ना पांडे जी, मैं समझना आपसे चाह रहा हूं आपकी स्थिति पर कुछ फर्क पड़ेगा अगर ऐसा हो गया कि नहीं, वो मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के साथ उनका समर्थन रहा है, तब भी हम लोगों ने हराया। बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समर्थन रहा है, तब भी हम लोग लड़ाई बढ़िया ढंग से लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लेकिन चुनाव को हम गंभीरता लड़ते हैं। लेकिन एक अशोक पांडे जी ने जो बात कही उसमें मैं एक संशोधन करके सवाल लूंगा सुशील पांडे जी से। राजनीतिक लोगों के पास तो अपनी पार्टी की भी बाध्यता होती है। सुशील पांडे जी, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, सबके सबसे गठबंधन रहे, बसपा के सबसे गठबंधन रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मायावती प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित की गई हो, ठीक। इसलिए मैं मानता हूं ये अगर इस बार ऐसा हुआ तो इसकी तासीर अलग होगी, किसी पुराने उदाहरण से उस तासीर को नहीं जोड़ा जा सकता कि राव के समय में बसपा से अलायंस हुआ, मुलायम सिंह कांशीराम का अलायंस हुआ, अखिलेश यादव मायावती का अलायंस हुआ, इस सब से नहीं जोड़ा जा सकता। मायावती अगर पहली बार प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस होंगी एक वैकल्पिक गठबंधन के द्वारा, तो उससे राजनीतिक स्थिति में कंपन जरूर आएगा। कितना आएगा ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा सुशील पांडे? जी अमिताभ जी, निश्चित रूप से देखिए अभी दो बातें बहुत स्पष्ट हैं कि एनडीए गठबंधन कैसे अपने अलायंस में नए नए साथियों को जोड़ रहा है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है निश्चित रूप से, और कैसे इंडिया गठबंधन इधर कमजोर हुआ है, खासतौर पे बिहार की घटना जब से देखी गई और कई राज्यों में जो अंतर विरोध है, तो ये जो आत्मविश्वास की कमी है इस समय इंडिया गठबंधन में और जो कई प्रकार के अंतर विरोध हैं, उसको दूर करने के लिए अगर ऐसा प्रयोग किया गया तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और पूरे देश में देखिए 18% करीब अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 8% के करीब अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं, उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और एक नया विमर्श सामने आएगा। और मुझे लगता है अमिताभ जी, कहीं न कहीं इसकी काट के लिए भले ही विमर्श के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो अमिताभ जी निश्चित रूप से राजनीति पर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। ये देखिए मैं कहता हूं दो तरह की चीजें हैं राजनीतिक जीवन में, एक किताब, एक अब प्रैक्टिकलिटी। किताब चुनाव में काम नहीं आती, चुनाव के इतर काम समय में किताब से लाभ होता है, बोलिए अच्छे विद्वान माने जाएंगे। चुनाव में किताब नहीं, वहां तो 2-2-4 है सीधा, किताब का क्या मतलब वहां तो प्रैक्टिकलिटी है। विकास जी, गांधी जी ने जब पहला मंत्रिमंडल नेहरू बना रहे थे तो उन्होंने एक नाम भेजा कि भाई जगजीवन राम को मंत्री बनाओ। टाइप लिस्ट में नाम नहीं था, पंडित जी ने पेंसिल से नाम जोड़ा जगजीवन राम का। बड़े नेता रहे, फिर वो रहा, बाद में मीरा कुमार जी कांग्रेस में रही। जगजीवन बाबू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक जगह लिखा है कि इतने वर्ष राजनीति करने के बाद, इतने पदों पर रहने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान में दलित और खास तौर पर जिस जात से मैं हूं, जिससे मायावती जी हैं, जगजीवन राम बाबू भी उसी से थे, क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता इस देश का। ये पीड़ा जगजीवन राम ने जताई थी। डिप्टी पीएम तो वो रहे,
अमिताभ भाई, एक बार जगजीवन राम प्रधानमंत्री जी को बाद घोषित किया था चंद्रशेखर की पार्टी ने, आपको याद होगा। अरे महाराज, अब चंद्रशेखर की पार्टी से घोषित अशोक वाणी जी आप जानते हो। अभी ओवैसी कहते हैं कि भाई हम अशोक यादव को प्रधानमंत्री पद का घोषित कर रहे हैं, तो कोई मतलब है? अरे ऐसा तो करे कि जो कहीं को लगे कि हाँ लड़ाई हो रही है। नहीं, बात तो सही। अब तेलंगाना वाली पार्टी है, वो कौन थे राव साहब चंद्रशेखर, वो कहते हैं विकास श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं, तो क्या देश भर के श्रीवास्तव मान लेंगे कि अब श्रीवास्तव प्रधानमंत्री बन रहा? नहीं ना, वो जान रहे इनके जिताए 4 सीट जीतेंगे नहीं, क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा विषय होता है। विकास जी ठीक कह रहा हूं मैं, केवल घोषणा नहीं, घोषणा के पीछे सब्सटेंस भी दिखना चाहिए जनता को। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी जो है, जो जितना बड़ा दल होता है उसको बड़ा हृदय भी रखना पड़ता है, और इस देश में कांग्रेस पार्टी ने ही ऐसा उदाहरण दिया है कि जिस पार्टी से अशोक पांडे जी बीजेपी बनी है, उस पार्टी से जुड़े, उस विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को भी भारत ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और कांग्रेस पार्टी की आज भी वही विचारधारा है कि सभी लोगों को, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की खूबसूरती जो लोकतंत्र है, जिससे आपका वास्ता नहीं बता रहे हो आप, उसको मूल में रख के ही राजनीति करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संविधान और लोकतंत्र के लिए, ठीक है भाई, संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र, लोकशाही सब जोड़ दिया मैंने, सब जोड़ दिया। लोकतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही, संविधान, कानून व्यवस्था, सेकुलरिज्म आदि आदि सब जोड़ दिया। ठीक है, फिर भी मेरी रुचि इसमें है कि बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा, उसका गणित क्या है। ठीक, जीत हार वहीं से आएगी। खैर, बिल्कुल देखना चाहिए, गणित का भी ख्याल भाई ठीक है, अब रिटोरिक नहीं करो, आगे बात आपकी, रिटोरिक क्या कर रहे हैं, आगे बात। अशोक यादव जी, समझदार को इशारा काफी, आपने कांग्रेस को सुनी लिया कि दिल बड़ा करो। अब मुश्किल ये है, आप कितना बड़ा दिल करेंगे भाई, बताइए। क्या दिल की भी एक लिमिट है? आप तो ताजा ताजा गठबंधन का मजा लेके आए हो अभी, क्या बहन जी के यहां ही फिर मीटिंग होती है? बहन जी किसी के यहां मीटिंग में नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं। अशोक यादव जी गलत तो नहीं कह रहा, आप तो जानते हो। जो संस्कार, अरे रुक जाओ यार, काय को बीच में, रुक जाओ, आपकी बात आ गई, काय को झंझट पड़ रहे हैं, रुको। अशोक यादव जी, ठीक बात है कि नहीं? देखिए अमिताभ भाई, मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन में गठबंधन धर्म को निभाते हुए समाजवादी पार्टी हर तरह का त्याग कुर्बानी, कुर्बानी बोलो, त्याग नहीं, त्याग में वो फ्लेवर नहीं आ रहा, कुर्बानी में आएगा। दिलाने के लिए हम लोग हर तरह का त्याग करने को तैयार है, इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लगातार इस तरह का हम लोग विचारधारा में, हम लोग कार्यों से आपको परिलक्षित भी हुआ होगा समय समय यादव जी, देखो त्याग में वो फ्लेवर नहीं आ रहा है, त्याग में वो पंच नहीं आ रहा है, कुर्बानी बोलिए, ये सूट करेगा। त्याग में फ्लेवर नहीं आ रहा है, यही कहा, कुर्बानी मैंने यही कहा अमिताभ जी कि कांग्रेस के साथ कितना मध्य प्रदेश को चुनाव को लेकर के कितना झंझट था, लेकिन हम लोगों ने उस मामले को शट आउट किया ना, तो क्योंकि बड़ी विचारधारा सामने, बड़ी लड़ाई सामने, और इस बड़ी लड़ाई को देखते हुए समाजवादी पार्टी कोशिश अपनी तरफ से पूरा करेगी कि इस गठबंधन को और गठबंधन धर्म को सही प्रकार से निभाने के लिए हम लोग अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, सुनी लिया आपने सपा को, उसने भी अंत में कह दिया कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्या? और जब पार्टी ये बोलने लगे कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि चीजें तय हो गई लगभग। नहीं, राजनीति में नेहरू से लेके आज तक ये डायलॉग आता ही उस स्टेज पे है जब पता हो जाता है कि भाई हो गया, क्या? जिसको पता लग जाता है कि मेरा टिकट कटने वाला है, वो कहता है कि मैं पार्टी हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। इसका मतलब मान लो उसका टिकट कट रहा है। वैसे ही मैं अशोक जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सपा देश बचाने के लिए, संविधान, लोकतंत्र, कचहरी और सबको बचाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। अशोक जी, पांडे जी, देखिए अमिताभ भाई, सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी जी सरकार में है, विपक्ष कायदे का विपक्ष नहीं आया, और मेरा ये मानना है कि लोगों को इस बार भी लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायदे से विपक्ष नहीं मिल पाएगा। इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा, क्योंकि लोकतंत्र का जो बचाते हैं लोग, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत होगा।
इस बार भी ये लोग कायदे के विपक्षी के रूप में नहीं आ पाएंगे। आपके सामने कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यजनक है। आना चाहिए था। अब इनको ये नहीं कहना है कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, सब भाजपा को हरा देंगे। इनको ये कहना चाहिए कि हे भारत की जनता, हमें कम से कम कायदे का विपक्ष तो रहने दो। ये विपक्ष लायक नहीं रह जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ला के लोग गठबंधन कर ले। ये हाशिए के लोग हैं, ये लोग कहीं क्या करने वाले नहीं है, ये ठगबंधन है। ठीक है पांडे जी, ठीक है। एक बात मुझे याद आ गई, बाकी तो सारे लोग देश में ठीक है विकास बाबू, अभी एक बात मुझे याद आ गई, बाकी तो सारे लोग राजनीतिक लोग देश, संविधान और वो बचाने में लगे ही हैं, तो उनको मेरी शुभकामनाएं। मुझे एक प्रैक्टिकल बात याद आ गई, ये काम आएगी कांग्रेस के भी और सपा के लिए भी अगर गठबंधन हुआ और मायावती जी प्रोजेक्ट हुई, वो बता दें, बाकी तो ठीक ही है। 66 विधायक, अशोक यादव जी 66 विधायक बसपा के थे यूपी में, क्या? और 176 थे कल्याण सिंह की पार्टी के, क्या? उन्होंने समर्थन दिया, बहन जी मुख्यमंत्री हो गई। C1/11 नंबर नोट करो, C1/11 शाहजहां रोड, क्या? यहां रहते थे काशीराम जी बहन जी। मुख्यमंत्री होने के बाद वो आई, तो सोचे 176 का समर्थन देने वाली पार्टी, जिसकी बदौलत ही मायावती सरकार में टिकी थी, अन्यथा तो 1 मिनट में हट गिर जाए। भाजपा के 2 सांसद लोकसभा के, पांडे जी मैं नाम नहीं लूंगा, टेलीफोन करिएगा नाम बता दूंगा, क्या? उसमें एक तो रहे नहीं। अब गर्मी का महीना, चिलचिलाती धूप, मैं पहुंच गया मिलने मुख्यमंत्री से। सड़क के दूसरी पार पेड़ के नीचे 2 सांसद खड़े, मैं उनके पास गया, मैंने भाई यहां कैसे खड़े आप लोग, पसीने पसीने। बोले भैया 45 मिनट पहले सिपाही को कार्ड दिया था, अभी तक कोई सूचना नहीं आई, और सिपाही ने और कह दिया इधर नहीं खड़े हो, रोड के पार जा खड़े हो, क्या? मैंने खबर लिख दी, अशोक यादव जी समझ लो। आप तो हालांकि जानते हो, क्योंकि अभी आप गठबंधन से निकले हो संविधान बचा के, तो आपको तो अभी ताजा पता है, कांग्रेस को और पता लगेगा। तो मैंने आके खबर लिख दी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। पांडे जी अगले दिन अटल जी ने अखबार पढ़ा, मेरी खबर पढ़ी, तो पार्टी की संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि वो 2 कौन सांसद थे जो कल गए थे वहां धूप में, आगे से ऐसा मत करिएगा। पार्टी एक व्यवस्था करेगी कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली रहे तो भाजपा के सांसदों से मिलने का एक समय तय होना चाहिए, आप गेट पर जाके बेइज्जती मत कराइए। मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं, हकीकत तो हकीकत है ना मित्र, उसको लफाजी से थोड़े ना बदल सकते। उनकी शैली है राजनीति करने की, वैसे ही करेंगे। उम्र तो सारी कटी इश्क वता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? कोई बदलता है अपना रोला चौला? नहीं। लेकिन हां, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसा होता है तो वो देश के राजनीतिक पटल पर एक बड़ी परिघटना होगी। चुनाव में कितना प्रभावित होगा, सीटों में कितना प्रभावित होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन हां, देश के दलित समाज के बीच में इसकी चर्चा होगी बड़े पैमाने पर। जगजीवन राम के बाद, चूंकि और जगजीवन राम और मायावती के टेम्परामेंट में अंतर है। जगजीवन राम बड़े नेता तो थे, लेकिन आक्रामक नेता नहीं थे। वो इंदिरा जी, नेहरू जी की छाया वाले नेता थे कि पीछे पीछे चलो भाई। मायावती स्वतंत्र छत्रप है उस वर्ग की, वो खुद मुख्तार हैं उस अपने सिस्टम में। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो वो एक बड़ी घटना होगी, बड़ी परिघटना होगी, और उसके बाद फिर एनडीए को भी, बीजेपी को भी अपने राजनीतिक पत्तों को नए सिरे से व्यवस्थित करना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में टिकट तय हो जाएंगी, यूपी की, कांग्रेस की भी और भाजपा की भी। अखिलेश यादव की टिकटें अगर नहीं घोषित हो रही हैं अभी, तो उसका भी कुछ संकेत है, ये समझ कर चलिए। भाई टिकट तो रखनी होंगी ना, बहन जी आके क्या करेंगी? इसलिए इस बात पर निगाह रखी जानी चाहिए।
राजनीतिक तौर पर ये बड़ी घटना होगी। रिजल्ट क्या होगा जनता जाने, जनता मालिक, लेकिन घटना बड़ी होगी कि देश में कोई दलित समाज का नेता एक बड़े वैकल्पिक गठबंधन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन भाजपा एनडीए के विकल्प में इंडिया गठबंधन ही है ना राष्ट्रीय फलक पर, कम ज्यादा जो मानिए आप, उसके कैंडिडेट के तौर पर मायावती सामने होंगी। ये देश में आजादी से अब तक के दलित चेतना के लिहाज से बड़ा क्षण होगा, बड़ा पल होगा। धन्यवाद।